ठीक है, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे, पढ़ लिए थे टू बी प्रिसाइज, है ना? सबके पास है ही, नहीं है तो पहले वीडियो देख लेना अपना स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का। और उसके बाद अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बायो वाले लोग बताना, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मैथ्स वाले लोग हैं, उतना आइडिया नहीं होगा, मेरे को खुद भी आइडिया नहीं है। तो बायो वाले लोग बताना कि ह्यूमन हार्ट में आरोटा जिसको बोलता है, आरोटा क्या बोलते हैं उसको? अरे मैथ वाला बता रहा है, क्लास दिक्कत है। आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो वाला नहीं, क्या बोलते हैं? आयोटा, उसका यूज बताना है और क्या करता नहीं करता। बायो वाले लोग बताओ, मैथ वाले लोग मत शुरू हो जाना। ऑप्शन नहीं दूंगा, बताना क्या? अरे सुनने दो थोड़ा यार, सुनने दो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो आयोटा जो होता है ह्यूमन हार्ट का, आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है, और जब रिलीज कर देता है तब क्या होता है फिर? मतलब एक बार जैसे वो रिलीज कर दिया, उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड को वापस ले आता है, क्या करता है? अच्छा, फिर वो करता क्या? एक बार कर दिया उसके बाद हाँ फिर रिलैक्स करेगा ना, यही मेरे को सुनना था, फिर वो रिलैक्स करेगा, है ना? इसमें थोड़ा सुनना, बोलोगे अचानक से फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते बायोलॉजी क्यों पढ़ाने लगे? तो परसों आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे, है ना? ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में नीचे की तरफ क्या था? स्ट्रेन, और ऊपर की तरफ था स्ट्रेस। तो अगर ह्यूमन आरोटा का टिश्यू, अगर मैथ वाले लोग को नहीं समझ में आया कि क्या काम होता है उसका, तो रबड़ को ही याद करो, फिजिक्स के क्लास में है। रबड़ को हम लोग क्या करते हैं? रबड़ को जैसे हम लोग खींचे, उसको जो पिछले 2 दिन से आप पढ़ रहे हैं वायर, कल पढ़े थे ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कितने परसेंट तक बिल्कुल इलास्टिक नेचर शो करता है? 0.3%। वो वायर का था, रबड़ का नहीं होगा। रबड़ तो वो 0.3% तक थोड़ी, रबड़ तो थोड़ा ज्यादा दूर तक खींचा सकता है, और उसको छोड़ने पर वो अपना शेप जो है वो रिगेन कर सकता है। परसों वाला जो ग्राफ स्पेसिफिकली बताया गया था वो वायर का था, मेटेलिक वायर का लोडेड अनलोडेड का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। बट अगर रबड़ का कंसीडर करो तो रबड़ का 0.3% नहीं होगा, रबड़ बहुत ज्यादा देरी तक परफेक्टली इलास्टिक नेचर शो करेगा, उसके बाद भी खींचोगे तो वो टूट जाएगा। बट उसका ग्राफ जैसे कल परसों आप बनाए थे, ये वाला जो ग्राफ कल परसों आप लोग बनाए थे, वायर का यहां तक फॉलो हुआ, उसके बाद फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ऐसा कर्व जो है वो वायर का फॉलो होने वाला है। रबड़, जो कि चैप्टर का एक्चुअली में नाम है इलास्टिक नेचर के बारे में, बचपन से हमें रबड़ के बारे में बताया गया, उसका ग्राफ इस तरह से नहीं होगा स्ट्रेन स्ट्रेस का। ठीक है, रबड़ से रिलेट करता हुआ टॉपिक ही ह्यूमन आरोटा, ह्यूमन हार्ट का बात हो रहा है, उसका टिश्यू ऑफ ह्यूमन आरोटा के बारे में बात किया जा रहा है। उसमें भी वही होगा, वो पंप करता है, उसका जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है तैसे तैसे उसका स्ट्रेस भी बढ़ता है, जस्ट लाइक रबड़। समझ में आ रहा है? और आप लोग फिर बताएं, फिर वो रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्स करने के बाद वो वापस क्या करता है? वापस वो अपना, उसका टिश्यू के बारे में बात हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ह्यूमन आरोटा, टिश्यू ऑफ ह्यूमन आरोटा के बारे में बात हो रहा है। वो पहले ब्लड ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद जब रिलैक्स होगा तो दोबारा से अपना शेप जो है वो रिगेन कर जाएगा। सिर्फ समझने के लिए, यू कैन प्रिसाइसली तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसे समझने के लिए रबड़ को कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो वर्ड यहां पर रबड़ है नहीं एक्चुअली में, क्लियर कट। आपके कई बार जेईई मेंस, नीट के एग्जाम, यहां तक कि स्कूल एग्जामिनेशन में भी स्ट्रेस कर्व ऑफ टिश्यू ऑफ ह्यूमन आरोटा कई बार पूछा गया एग्जाम में। ह्यूमन स्पेलिंग का AORT है, इसका टिश्यू ऑफ ह्यूमन आरोटा का स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व कई बार मेंस, नीट और स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब नॉन मैथ वाले लोग कैसे समझेंगे? तो नॉन मैथ वाले लोग रबड़ को कंसीडर करो, और नॉन मैथ्स वाले नहीं, मैथ्स वाले लोग, और जो लोग का बायो है और जो लोग 9th-10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ह्यूमन आरोटा के बारे में समझो। वो रबड़ जैसा बिहेवियर शो करता है। रबड़ जैसा बिहेवियर शो करने का मतलब जैसे जैसे उसमें स्ट्रेन बढ़ाएंगे तैसे तैसे उसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल हुक्स लॉ को ओबे करता हुआ नहीं बढ़ेगा। हुक्स लॉ तो ओबे करता है कि जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, उस तरह से नहीं। ठीक है, इन सब में बहुत ही तेजी से स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ेगा तो स्ट्रेस का वैल्यू भी बढ़ेगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, हाइपर पैराबोलिक।
आ रहा है समझ? इसका क्या ये अच्छे से समझना। ये वाला ग्राफ था ना परसों, यहां से यहां तक क्या था, यहां से यहां तक हुक्स लॉ को फॉलो करता, इसके बाद वाला पोर्शन क्या था, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता था, बट इलास्टिक तो था ना, ये पूरा रीजन था ना इलास्टिक। ये ह्यूमन एरोटा का टिश्यू का स्टेडी स्टेट कर्व में ये पूरा ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये इलास्टिक है। जैसे ही इसमें लोडिंग अनलोडिंग टू बी प्रिसाइज होगा, रबर के केस में रबर और ह्यूमन एरोटा के केस में जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर दिया, जब वो रिलैक्स करेगा तो वापस जो है वो अपना शेप जो है वो रिगेन कर जाएगा। इलास्टिक नेचर, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रीजन तो है, बट इट इज नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ, याद रहेगा। और इसमें और भी कौन सा रीजन नहीं दिख रहा है, इसमें प्लास्टिक रीजन दिख ही नहीं रहा है, और यही स्ट्रेट स्टेट कर्व है टिश्यू ऑफ ह्यूमन एरोटा का। ठीक है, यहां पर मोस्ट ऑफ द पोर्शन में इलास्टिक रीजन तो है, इलास्टिक रीजन है, हुक्स लॉ नॉट ओबेड, और प्लास्टिक रीजन नहीं है तो नहीं बोलूंगा, बट डिफाइंड नहीं है। प्लास्टिक रीजन इज नॉट डिफाइंड। यही हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ टिश्यू ऑफ ह्यूमन एरोटा। बहुत बार नीट में, जेईई मेंस में और स्कूल एग्जामिनेशन में ये ग्राफ स्पेसिफिकली पूछा जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो दिक्कत, और इन सबको अब ह्यूमन एरोटा का टिश्यू तो कोई फिजिक्स का वर्ड हुआ नहीं है ना, इन सबको हम लोग कुछ लोग बता रहे, दिस इज नोन एज इलास्टोमर्स, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टोमर्स। इसका एग्जांपल आएगा तो बायोलॉजिकल टर्म में टिश्यू ऑफ ह्यूमन एरोटा कह सकते हैं, फिजिकल टर्म में रबर, इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। इसमें इलास्टिक लिमिट तो बहुत बड़ा है, बट हुक्स लॉ पे नहीं कर रहा, ऊपर से इसका प्लास्टिक रीजन डिफाइंड नहीं है, और बेहद इंपॉर्टेंट कर्व है ये, स्पेसिफिकली इलास्टोमर का स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व कई तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और ये एनसीईआरटी में ग्राफ अलग से मेंशन किया हुआ है, घर पर देखे होंगे, स्टार्टिंग में ही ये ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व ऑफ ह्यूमन एरोटा, टिश्यू ऑफ ह्यूमन एरोटा का स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, बना लो, हैव टू फोकस है ना। एक टॉपिक हमारा हो गया इस चैप्टर का खत्म, यंग्स मॉड्यूलस खत्म, बहुत न्यूमेरिकल किए, बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चन बनाओ, फिर आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक वायर है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। यही से शुरू हुआ था ना ये टॉपिक, बोला था पूरा खेल, बीच बीच में तुम पढ़े जरूर कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर और इलास्टोमर का स्ट्रेट स्ट्रेस कर्व, बट ये पूरा चैप्टर वायर का ही यंग्स मॉड्यूलस का है। ठीक है, तो ये तार है, इसका लेंथ कितना देता है, और खिंचा कर कितना हुआ कि खिंचाया कितना, क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 है, मतलब खिंचाने के बाद पूरा L1 है। इंग्लिश मीडियम के हो एटलीस्ट क्वेश्चन समझने का ट्राई कर, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और इसमें लोड कौन था, M को झुला के रखे थे, नहीं, मास M है। यंग्स मॉड्यूलस पूछ रहा है कितना होगा, खुद से बताओ। यंग्स मॉड्यूलस बराबर नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स बाय A बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। F तो mg है, इसमें एरिया का नाम A है, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, ऊपर mgl बाय A इंटू L1 माइनस L आ रहा है। ये इस बार का नीट 2020 का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन मेडिकल 2020। जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से एग्जाम निकलेगा, आप जो इधर उधर से पढ़ रहे हो उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, भले तुमको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लो। नीट मेंस एडवांस स्कूल का क्वेश्चन नोट्स कॉपी से बनेगा, बाकी किताब तो पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक फॉलो अप करते हो तभी जाकर के 100% एक्यूरेसी से बनेगा। बाकी कितना बता दिया गया है कि इस तरह का टफ टू पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, इस बुक से पूछा जाएगा, उस बुक से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ कर गए हो तो बनेगा। अभी स्टैटिस्टिक्स का बना रहे थे आप लोग, जेईई मेंस का क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ था, थोड़ा समझ के बनाना पड़ रहा था, बट ऐसा नहीं कि कोई एक खास स्पेसिफिक बुक से क्वेश्चन आने वाला, खुद से सोच समझ करके बनाना है। टॉपिक को हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। नीट 20 इसको मेंशन करना, इसी बार का मेडिकल 2020 का यही क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सोचो, अब थोड़ा सोचना है। अभी कुछ लोग नए बच्चे एडमिशन के लिए, चौथा क्लास चल रहा है,
लग रहा होगा कि पीछे का साला काम ही नहीं पड़ रहा है, टीचर बार बार बोलता है पीछे का नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा, हमसे तो सब बन जा रहा है, तो जितना बनना था बन गया, फिर अब पीछे का काम पढ़ने वाला है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता बिना पीछे का काम पढ़े हुए आपका चैप्टर निकल जाए। खींच रहे हैं तो पिछला 4 दिन से लिख रहे हैं, खींच रहे हैं तो इस पे फोर्स, और खींचा रहा है मतलब इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के वजह से इसमें होगा वर्क, फिर आएगा एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सब तो अभी नहीं आया ना, वो सब आएगा इसी डायग्राम में, तो थोड़ा ध्यान से उसको मैनेज करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, लगाओ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा, आपके स्कूल एग्जाम में मेरे को 1 पैसा लेना देना नहीं है, प्रूफिंग आएगा, बता ही रहा हूं आएगा, बट क्वेश्चन निकालने से मतलब है हमें। डेल्टा एल था ना हमारे डायग्राम में, तो पिछला 4 दिन से पढ़े, तार को खींच रहे हो, शेप रिगेन हो रहा है, बट ये नहीं बता रहे हो कि तार खींचने में कितना वर्क डन लग रहा है, ये तो बताए नहीं, वो भी बताना होगा, है ना। अब यहाँ पर पीछे चैप्टर का काम, मेरे को तो जहां तक लगता है 11th क्लास खत्म होने तक हम लोग एक ही चीज सीखते हैं, बाकी क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट का तो अलग बात है, एक ही चीज सीखते हैं। 10th और 9th क्लास का बच्चा बताएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। 11th खत्म होने तक हम लोग सीखते हैं कि नहीं, पहले फोर्स को देखा जाता है कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिंग, वेरिंग है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन नहीं आता है। मेरे को तो खुद पूछा जाए कि 11th फिजिक्स में क्या सीखे, तो मैं तो यही बताता हूँ, वर्क डन इन वेरिंग, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, यही सीखे 11th फिजिक्स में। क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट का होता रहता है, बाकी 9, 10 से 11th खत्म होने तो क्या चीज खास सीखे, तो वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स खास सीखे, मैं तो यही बताता हूँ हमेशा। इसमें आप बताइए क्या लगता है, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स होगा या कांस्टेंट फोर्स होगा? वेरिंग फोर्स होगा, पता चल जाएगा अभी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखे थे, क्या होगा, F बाई ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ होगा A बाई डेल्टा L बाई L, है ना। फोर्सवा चाहिए, F बराबर क्या हो गया, Y इंटू A इंटू डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो कैपिटल L कुछ था ना, ये कैपिटल L, स्मॉल L जो भी था, ये हो गया, है ना। तो यंग्स मॉडुलस तो परसों 2 दिन से पढ़ रहे थे, तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी कांस्टेंट है, मान के चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट ये तो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ये जैसे जैसे डेल्टा एल बढ़ाओगे तैसे तैसे इस फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो वाला फोर्स है जिससे कि तुम इसको खींच रहे हो, इट इज वेरिंग फोर्स, और वेरिंग फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये बिल्कुल जो लोग नए ज्वाइन किए उन लोगों को छोड़कर बाकी लोग को मालूम होगा, है ना। तो ये करेंगे, पहले यहाँ तक सेटअप करो डायग्राम बनाओ, इसी डायग्राम को फिर से बनाओ एक बार और सेटअप कर लो। मेंस एडवांस नीट अपने जगह पर, कोई पूछेगा क्या पढ़कर आए लेवल में, तो मेंस एडवांस नीट थोड़ी बोल दोगे पढ़ के आए। डेल्टा एल के, हाँ बोल सकते, बट कांस्टेंट नहीं हुआ ना, कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, मेरे को बस इससे मतलब, ठीक है। पैर मत हिलाओ श्वेता, क्या ये तो मेरा स्टाइल है। इसको स्मॉल एल लिख लेते हैं, डेल्टा एल लिख के इंटीग्रेशन वगैरह में दिक्कत होगा कुछ। अच्छा ठीक है, लिख लियो तो लिख लियो, बहुत बुक कर रहे हो, बताओ क्या, इसको कैपिटल एल कर लो, स्मॉल एल कर लो, डेल्टा लिख लियो, इसका करना इंटीग्रेशन होगी, दिक्कत थोड़ी, वो अपना बच्चा हो गया, ऐसे करते हो। गाना भी देख रहे हो, गाना के बीच में पढ़ाई हो जा रहा है, वही बोल रहा है, मेरा ध्यान गाना में, टीवी में लिखवा दे रहा हूँ। वेरिंग फोर्स का एग्जाम्पल, जैसे कि आपको फ्रेंड रोहित बता रहे, वाई एफ जो है वो एल पर प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा खिंचाएगा तैसे तैसे फोर्स का अलग आएगा, और अलग आने का मतलब है इसका वर्क का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से नहीं बता सकते, संभव नहीं है।
लिख लिया? और ये कौन लिखेगा ये? हाँ उठा लो। चालू है सर। लिखे यहाँ तक? हाँ भाई, तो ये जो फोर्स है वो वेरिंग फोर्स है। एक आध बच्चों को छोड़ करके बाकी लोगों को ये आइडिया है वेरिंग फोर्स के वजह से वर्क डन कैसे निकाले। बातें मत करो। तो कैसे करते थे वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स? वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स निकालने का दुनिया, पृथ्वी, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांड में एक ही तरीका है। वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स को निकालने का केवल एक तरीका, इंटीग्रेशन से पहले ये पहले डी डब्ल्यू निकालते हैं। डी डब्ल्यू बराबर ये जो फोर्स है वो हम लोग मान के चलते एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। जो लोग नहीं पढ़े ये पढ़ो, वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स के बगैर 11th क्लास का फिजिक्स नहीं जाने वाला कहीं पर भी, ठीक है? यही बचा था। वैसे एफ डॉट डीएल होता है ना? दोनों का डायरेक्शन देखो कितना हो जाएगा एफ डॉट डीएल का। ये फोर्स जो स्ट्रेचिंग फोर्स भी नीचे की तरफ और खिंचा रहा है वो भी नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल? जैसे एफ डॉट डीएल इज एफ डीएल cos 0, ज्यादातर क्वेश्चन में cos दिए, cos 0 इज 1। चलो अब जो लोग पहले पढ़े उन लोग को मालूम, बाकी लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एफ के जगह पर वाई ए एल, ये समझे स्मॉल एल क्यों लिखवाया? इसको इंटीग्रेशन करने में आसान होगा। डेल्टा एल भी लोगे, फिर डीएल भी लोगे, फिर इंटीग्रेशन में इधर उधर कर दोगे। डी डब्ल्यू से डब्ल्यू करने का पूरा इतिहास में एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। यहाँ पे बाहर निकालो, कौन कौन बाहर आ जाएगा? वाई बाहर, कौन बाहर नहीं आएगा? ये स्मॉल है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? 0 से जहां तक खिंचाने वाला हो, मेरे को नहीं पता कहां तक खिंचाएगा। डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, एल का पावर 1 का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर। यही स्टार्टिंग में बोला था इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ो, ये ज्यादा जरूरी यार। इसका अलग है स्वैग यार। ट्यूशन है का वाशिंगटन सुंदर नाम, अरे यही नाम है, चल जाएगा। एल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। वर्क डन बराबर कितना हो गया? दिस इज हाफ यंग्स मॉडुलस ए एल स्क्वायर बाय 12। जो लोग क्लास पहले नहीं किए हो या फिर 10th 9th क्लास के बच्चों को समझा दो तो बताएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना ही आंसर होना चाहिए, बट नहीं होगा। बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इज हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्ट्रेच्ड लेंथ का स्क्वायर बाय ओरिजिनल लेंथ। ये होगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। प्रूफिंग भी आएगा, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। तो थोड़ा और बढ़िया सा अगर एडजस्ट करो, पढ़ने में तुम लोग थोड़ा सा ठीक हो, तो एडजस्ट अगर करते तो इसको कैसे लिख सकते हैं? वाई ए एल एल इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। पूरा वीडियो में आ रहा है ना? क्यों ऐसा लिखे हैं? ये देखो वाई ए एल बाई एल क्या है? ये इस पूरे के जगह पर हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू स्मॉल एल क्या है इसमें? एक्सटेंडेड चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन इन लेंथ। ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ने? मनो, सो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आना है आंसर, हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन इन लेंथ। दिस इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा। पूरे 11th क्लास में हम लोग इस टॉपिक को मानेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, और इसका न्यूमेरिकल मेंस में, एडवांस में, नीट के एग्जाम में आएगा। प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा। बाकी जानना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्स लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, खिंचाया हुआ लेंथ पर, और खिंचाया हुआ लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स का जो कांस्टेंट नहीं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आंसर में। यही पूरा 11th फिजिक्स में यही चीज सीखना है। क्वेश्चन प्रूफिंग मेंस एडवांस नीट होते रहता है, बट ये चीज आपको जानना है, ठीक है? नोट करो। ये याद हो गया फॉर्मूला, हाफ इंटू वर्क डन बराबर हो गया हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू स्ट्रेच्ड लेंथ है। ये टोटल लेंथ मत कर देना, गलत हो जाएगा पूरा आंसर, ठीक है? अब इसी में एक और फॉर्मूला प्रूफिंग है हल्का सा। ये है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर पर यूनिट
वॉल्यूम ऑफ द वायर। वर्क डन तो निकाले हो बट पर यूनिट वॉल्यूम पर निकालना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हर वॉल्यूम को खिंचाने में कितना वर्क डन लग रहा है। पूरा तार को खिंचाने का वर्क डन कितना हो तो तुम बता दिए। अब जितना जितना वॉल्यूम खींच रहे हो, वॉल्यूम ही ना खिंचा रहा मैथ्स के रूल के हिसाब से, उसमें कितना वर्क डन लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? एक हुआ पूरा तार खींच दिया और एक हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, इतना सा खींचे, इतना वॉल्यूम बढ़ा, इतना कितना वर्क डन हुआ, इतना कितना हुआ वो बताना। उसके लिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन अभी निकालेंगे कितना हुआ, हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एल। अब वॉल्यूम किसी भी तार का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू इसका जो टोटल लेंथ था एल। कोई दिक्कत? अब इसमें फोर्स बाय एरिया इसी को कह रहे थे हम लोग, चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था, जैसे स्ट्रेस, और इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस एक्चुअली में है ना। और दिस इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेन। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, और पूरा वर्क डन का फॉर्मूला पूछा जाए तो हाफ इंटू स्ट्रेच्ड फोर्स इंटू एक्सटेंडेड लेंथ है। प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जाम में, न्यूमेरिकल आएगा मेंस एडवांस मीट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो सबसे चला हुआ न्यूमेरिकल है, इस टॉपिक से अभी मैं बता था प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जाम में, और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता रहता है हर तरह के प्रवेश परीक्षा में। क्वेश्चन कह रहा है कि रबर कॉर्ड है, गुलेल, कैटापुल है ना, स्कूल में खेल दो चुनौती, कुछ भी बोल सकते हो। रबर कॉर्ड, कैटापुल, गुलेल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसका टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किए, इसको स्ट्रेच किए कहां तक, 12 सेंटीमीटर तक। तो ऐसा है गुलेल, और इसको ऐसे करके खींचे हैं, और खींचे हैं तो उसके पास एक वर्क डन हुआ उसको खींचने में, और वो स्टोर हो गया जाकर के। तो कौन सा एनर्जी हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी। खींचे तो वर्क डन और स्ट्रेच करके रख लिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी से क्या फेंके हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी से एक मिसाइल है 5 ग्राम का, उसको फेंके हैं, उसका स्पीड पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर दिया हुआ 5 इंटू 10⁹ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट में है, तो ये जो वेलोसिटी बताओगे ये भी सीजीएस यूनिट में बता देना, चल जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, मेंस नीट का क्वेश्चन में ऑप्शन देख करके करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता जरूर है परीक्षा में, है ना। तो ये बहुत सारे टॉपिक का क्वेश्चन है। ये यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर का क्वेश्चन है ना। तो पहले हम लोग क्या क्या लिख लेते, इसका एरिया लिख लेते हैं। इसका एरिया दिया वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में कितना होता है यार, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में 1/10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो कितना हो गया 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये कैपिटल एल दिया हुआ है, टोटल लेंथ, और खिंचाया हुआ लेंथ है 2 सेंटीमीटर। 2 होगा, मतलब टोटल 12 है। फॉर्मूला में टोटल का काम थोड़ी अभी तो फॉर्मूला डिराइव किए हो, सिर्फ खिंचाया हुआ का काम है। एक्सटेंडेड लेंथ 10 है, टोटल 12 है, तो खिंचाया हुआ 2 ना हो गया भाई। ये सब ठीक से करना, फिर काम नहीं चलेगा। फिर इससे हम लोग पहले निकालते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का उपाय करते हैं। क्या था अभी फॉर्मूला आप लोग किए थे, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू स्ट्रेच्ड फोर्स इंटू, मतलब ये एफ निकालना पड़ेगा, है ना। इस एफ के बारे में हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है यंग्स मॉडुलस बराबर होता है एफ बाई ए, ये एल वाई डेल्टा एल को स्मॉल एल लिखे, देख लेना, बाई कैपिटल एल, यही होता है। तो दिस इज हाफ, ये फोर्स के लिए ऊपर हो गया वाई ए स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, ये वर्क डन। दिस इज हाफ, यंग्स मॉडुलस इज 5, एरिया 10⁻⁻2, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर बाय कैपिटल एल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, so this is 10⁻7। अर्ज सीजीएस में बना रहा, जूल में आंसर नहीं आ रहा।
अब यही वर्क डन तो तुम खींचे हो, खींच करके उसको स्टोर कर ले, तो ये किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का, स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको फिर क्या किया, इतना खींच करके फिर छोड़ दिए हैं, और किसी तरह का एनर्जी लॉस का बात नहीं हो रहा, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे बाय लॉ ऑफ। देखो इस टॉपिक से भाग नहीं सकते, ये किसी भी चैप्टर में घुस जाता है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये जो तुम मारे थे 10 की पावर 7 से, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ m दिया हुआ था 5, v का स्क्वायर निकालना है ना? तो दिस इज लाइक उधर कर देते हैं, v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10 की पावर 7 बाई 5, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 10 की पावर, या फिर 4 इंटू 10 की पावर 6, v स्क्वायर का 4 इंटू 10 का पावर 6 लिख सकते हैं ना? और इससे v बराबर कितना आ जाएगा? v बराबर 2 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कहां से कहां क्वेश्चन चला जाएगा, सामने वाले को लगेगा भी कि नहीं ये यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन है, वो तो गिवन डेटा से एक आइडिया लगेगा कि यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये टॉपिक यंग्स मॉडुलस का है। यू विल नॉट बी एबल टू इनिशियलाइज कि ये शुरू कहां से करना है क्वेश्चन। करो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, तो कुछ नोट बना करके लिखो, कुछ थोड़ी सी नोट्स मिटा दूं अब प्रिंट लिखो। तुम लोग केमिस्ट्री कहीं जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, खुद से कर रहे हो, फिजिक्स वाला से कर रहे हो, पूरा रेगुलर होना नहीं, टॉपिक छूट जा रहा है। अगर मैं अभी बात कर रहा था, वीडियो से देख करके कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट देखो टॉपिक ना छूट जाए, क्योंकि 11th में क्या सबसे बड़ा दिक्कत है ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा ये टॉपिक छूटा हुआ है ना? 9th 10th तो पता चल जाता है कि टीचर ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये छूटा हुआ है। 11th में तुमको मालूम भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा ये टॉपिक जो है वो छूटा हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा पेच है, तो वहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 2-3 फॉर्मूला लिखे थे अभी आप लोग, इसको नोट बना करके लिखो। तो एक था वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, ये कितना आया था? हाफ इंटू फोर्स इंटू स्ट्रेच लेंथ, स्ट्रेच लेंथ। ठीक है, तो अब थोड़ा सोचो कि अगर एक, हाँ ये था कौन सा फोर्स था, क्या लिखवा थे? स्ट्रेचिंग फोर्स और एक्सटेंडेड लेंथ के बीच का अगर ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स और एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ अ वायर के बीच का ग्राफ बनाया जाए, तो उसका एरिया निकालेंगे तो वो किस चीज का वैल्यू दे जाएगा? बताना पड़ेगा, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उतना सोचना नहीं है। हाँ, वर्क का याद है, इसको इन दोनों के बीच का ग्राफ बना रहे हैं, इन दोनों चीज का ग्राफ बना रहे हैं, किसी एक को एक्स एक्सिस में रखेंगे, किसी एक चीज को वाई एक्सिस में रखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पर ही क्या निकलता है? एरिया निकलता है। तो ये वर्क डन आ जाएगा। हर चीज का ऐसे मैथमेटिकल ग्राफ का जरूरत नहीं है, 9th 10th में भी सिखाएंगे आप लोगों को, नहीं जैसे 9th में, अब 11th में भी सीखे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है ना? वही वैसा ही है ये फोर्स, स्ट्रेच्ड फोर्स, एरिया अंडर स्ट्रेच्ड फोर्स, सब तरह के एग्जाम में पूछा जाता है ये डेटा। एरिया अंडर स्ट्रेच्ड फोर्स एंड एक्सटेंडेड लेंथ will give us, पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, will give us the value of work done in stretching the wire। आ रहा समझ? और अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूमेरिकल बनाए हुए, वो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर फिर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये हो गई बात, समझ में आएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। और दूसरा चीज, अभी एक और फॉर्मूला देखें, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम था, ये था हाफ इंटू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाए,
एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व will give us the value of work done per unit volume in stretching the wire। आ रहा समझ में? ये सब वही काम की बातचीत, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो टापट, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ इनसे। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है, डिवाइड वाला है, और ये तो ऑब्लिक है, मतलब और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड भी कहते हैं उसको। अभी पिछला न्यूमेरिकल में देखे, थोड़ा सा लिख लेना एक क्वेश्चन, बोल भी नहीं। अरे बाय सर तो बोलो, ठीक है बाय सर। मतलब ऐसे तो बच्चा को बोलना, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी का ही है, और अपना दिमाग से भी बनाना, और ये तो बोलना मत जो नहीं है हमारे पास, ये मैं कुछ कर नहीं सकता, है कि नहीं बेटा? दिमाग है ऐसे ऐसे। हाँ चलो एक सवाल करो। नोट नहीं, क्वेश्चन HOTS का है, हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही HOTS का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक तार है साथ, दो तार है एक्चुअली, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा है, एनसीईआरटी का एक पेज का क्वेश्चन है। HOTS मतलब पीछे मिल जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा मैं, बुक का क्वेश्चन मिल जाएगा, डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। कर्व बना उधर वाला आ जाएगा ना, ये स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है, बना है किसी मटेरियल का, ठीक है, और इसका कर्व बना कुछ इस तरह का, ऐसा, ठीक है। तो पहले किया खिंचाया, फिर वो अपना शेप जो है वो डिजाइन किया, ठीक है। ये बना, एक वायर ए का है, मटेरियल ए का है, और वायर ए मटेरियल ए, वायर है या फिर मटेरियल है, पर ए बस है लिखा हुआ, वायर नहीं है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर है, क्लियर कट मेंशन है कि मटेरियल रबर ही है, क्लियर कट मेंशन है कि जो मटेरियल है वो रबर ही है। ये है एक, और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इसका कर्व यही चीज थोड़ा मोटा करके बन रहा है, यही चीज है, मोटा, पता चल रहा है ना, पतला मोटा, तो उतना ही दूर तक भी है, दूर तक है, छोटा लग रहा है ये, ठीक है। ये रबर बी का है, ठीक है। बनाते रहो क्वेश्चन, और फिर बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं लिखवा रहा, पूछ रहा है इन दोनों में से विच ऑफ द टू रबर टायर्स would you choose for making a car tire? कार का टायर बनाना है, कार का टायर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है किस चीज का? रबर का। कौन सा रबर, ए या फिर बी? जिसका क्या दिया हुआ है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, और उसका कर्व आपके सामने है, और देख करके बताना है कि इन दोनों रबर में से किस रबर का इस्तेमाल कार का टायर बनाने के लिए करेंगे और क्यों, वो भी बताना है।
बताओ जल्दी जल्दी। ए का कारण नहीं, ठीक से बताओ, ठीक से बताओ। अभी जस्ट अभी नोट में लिखे, इससे पहले नोट देख के बताओ। अभी तो एरिया की बात किया हूँ, अभी तो लिखवाया हूँ नोट में। तो एरिया निकालेंगे तो W/V कम होगा। तो एरिया निकालना है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्या निकालेंगे हम लोग? एरिया। तो उससे क्या निकलेगा? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका एरिया कम आएगा, इसका एरिया जो है वो ज्यादा आएगा, है ना। तो अब बताओ कार टायर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो बोलो, अब से बोलो। हाँ बोलो, क्या बी क्यों? कंफर्टेबल फिजिक्स का वर्ड नहीं, सही सही बोलो। कंफर्टेबल फिजिक्स का वर्ड नहीं। क्या होगा, ए होगा या बी होगा? मैं बस हिंट दे सकता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी थोड़ी देर पहले नोट में लिखवाया गया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से एरिया निकालने पर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकलता है। अब इस कॉन्सेप्ट से बताना है कार का टायर बनाएंगे, किसका इस्तेमाल करोगे, इसका या फिर इसका, और एरो मार के साथ बनाना। सर ए का कारण सर वॉल्यूम कम होगा तो क्या है, वर्क टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब वर्क टाइम ज्यादा होगा। नहीं, ये एरिया से वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं आता, ये एरिया से पूरा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ही आता है। अभी तो नोट में लिखे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया से पूरा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ही आएगा। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ही आएगा। तो बताओ किसका इस्तेमाल करोगे, ए का या फिर डी का? एनीवन विथ एनी स्पेसिफिक आंसर? सोच क्या हो गया, होमवर्क दे दूं? ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो कार टायर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, ये क्वेश्चन है। मैं हिंट दे दिया, हिंट समझ में आ गया ना। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, एरिया का बात हो रहा है कंफर्म। तभी तो मैं तुमसे पूछा था थोड़ी देर पहले, पतला मोटा बना कि नहीं। वो पतला मोटा डायग्राम का बात तो एरिया का बात था। जो मोटा वाला है उसका एरिया ज्यादा है, पतले वाले का एरिया कम है। और थोड़ी देर पहले आपको नोट्स में लिखवाया गया है कि किसी भी मटेरियल का वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकालने से पता चलता है। ये मेरे तरफ से हिंट हुआ। तुमको बताना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसमें से किसका इस्तेमाल कार टायर बनाने के लिए करोगे। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हेवी मशीन, किस टायर का इस्तेमाल करोगे? विच ऑफ द टू रबर वुड यू यूज to absorb vibrations of a heavy machine installed in a factory। एक फैक्ट्री है, उसमें भारी सा क्या लगाया गया है? मशीन। और वो बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है जब वो चलता है? तो उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना है। हम नहीं चाह रहे मेरा रूम में उतना वाइब्रेशन है, उसका वाइब्रेशन को हमको एब्जॉर्ब करना है। तो इसी दोनों में से किसी एक रबर का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन बताना है, सोच लेना। एक इसी में से किसी रबर का इस्तेमाल कार का टायर बनाने के लिए करना है, किसका करेंगे? और इसी में से किसी एक का हो सकता है, दोनों में सेम आंसर हो, वो आपको सोचना है। किसी एक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक हेवी मशीन है, वो जब चलता है तो बहुत वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। उसका वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक रबर लगा दी है उस रूम में। किसका इस्तेमाल करेंगे और क्यों, ये बताना। ठीक है, बता दोगे कि मैं बता दूं? ठीक है, मैं बता दूं तो एक बार सोच के बताना। और नेट से खोज लेना मत डायरेक्ट, उससे कभी फिजिक्स में दिमाग खुलता नहीं है। पहले अपने से सोचना, पहले किताब से खोजना। नहीं मिला तो नेट वाला आंसर भी चलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नेट पर तो ऐसे 2 लाइन लिखोगे ही तो आंसर आ जाएगा। तो वो तो फिर तुम्हारा दिमाग इलोंगेट नहीं हुआ ना, फिर तो तुम देख के बता दी। पहले खुद सोचना, नहीं बनेगा तो नेट से ही समझ के मेरे को समझा देना अगले क्लास में। ठीक है, एक क्लास और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। रेड